हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर 10 पॉलिटिकल साइंस के संविधान का राजनीतिक दर्शन पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीचे कुछ कानून दिए गए हैं, क्या इनका संबंध किसी मूल्य से है? यदि हाँ तो वह अंतर्निहित मूल्य क्या है? कारण बताएं। क्या है? पुत्र और पुत्री दोनों का परिवार की संपत्ति में दोनों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा होगा। ख है, अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री कर का सीमांकन अलग अलग होगा। ग है, किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। घ है, बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। तो इसका उत्तर है क में। वाक्य में समानता का मूल्य छिपा है क्योंकि पारिवारिक संपत्ति में बेटा और बेटी को समानता के आधार पर समान समझा गया है। ख है, गुण के आधार पर अनुसार कीमत और उसके अनुरूप कर का ढांचा समानता का दिग्दर्शक है। ग में, इस वाक्य में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का बोध है क्योंकि इसमें राज्य व धर्म को अलग अलग रखने की बात कही गई है। और घ है, मानवीय गरिमों व मानव में ऊंच नीच की समानता का बोध है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, बताएं कि इसमें किसका इस्तेमाल निम्नलिखित कथन को पूरा करने में नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत है। इसमें है क, सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है। ख है, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए होती है। ग है, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है। घ है, यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्षणिक आवेग में दूरगामी लक्ष्यों में कहीं विचलित न हो जाए। अ है, शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए होती है। इसका उत्तर है औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा की बहसों को पढ़ने और समझने के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। अ है, इनमें से कौन सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान सभा की बहसें आज भी प्रासंगिक हैं? कौन सा कथन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि ये बहसें प्रासंगिक नहीं हैं? ब है, इनमें से किस पक्ष का आप समर्थन करेंगे और क्यों? क है, आम जनता अपनी जीविका कमाने और जीवन की विभिन्न परेशानियों के निपटारे में व्यस्त होती है। आम जनता इन बहसों की कानूनी भाषा को समझ नहीं सकती। ख है, आज की स्थितियां और चुनौतियां संविधान बनाने के व्यक्ति की चुनौतियों और स्थितियों से अलग है। संविधान निर्माताओं के विचारों को पढ़ना और अपने नए जमाने में इस्तेमाल करना दरअसल अतीत को वर्तमान में खींच लाना है। ग है, संसार और मौजूदा चुनौतियों को समझने की हमारी दृष्टि पूर्णतया नहीं बदली है। संविधान सभा की बहसों से हमें यह समझने के तर्क मिल सकते हैं कि कुछ संवैधानिक व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसे समय में जब संवैधानिक व्यवहारों को चुनौती दी जा रही है, इन तर्कों को न जानना संवैधानिक व्यवहारों में सभा में हुई है वार्ता की आज भी उपयोगिता है। तो इसका उत्तर है 1। क व ख वाक्यों में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि संविधान सभा में हुई वार्ता व बहस आज की परिस्थितियों के आधार पर कोई उपयोगिता नहीं है, जबकि ग वाक्य में संविधान सभा में हुई वार्ता की आज भी उपयोगिता है। दूसरा है, क वाक्य में यह कहा गया है कि साधारण व्यक्ति संविधान में हुई बहस की भाषाओं को समझने में असमर्थ है। वह आज किसी को भी उसमें रुचि नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने में लगा है। तीसरा है, हम यह समझते हैं कि संविधान सभा में भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा हुई है, जिनकी उपयोगिता आज की समस्याओं के संदर्भ में भी है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रसंगों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर स्पष्ट करें। क है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। ख है, अनुच्छेद 370 और 371। ग है, सकारात्मक कार्य योजना या अफर्मेटिव एक्शन। घ है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका उत्तर है क, भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। पश्चिमी दृष्टिकोण का मत है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म व राज्य का पूर्णतया पृथक्करण होना चाहिए। धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, परंतु भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार राज्य धर्म के मामले में आक्षेप कर सकता है। ख है,
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशिष्ट दर्जा देता है और अनुच्छेद 371 पूर्वी राज्यों के विकास के बारे में है। ऐसी असमानता पश्चिमी देशों में नहीं है। ग है, भारत में समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य सकारात्मक कार्य से समानता स्थापित करना है। ऐसी योजनाएं पश्चिमी देशों में भी है। घ है, भारत और अधिकांश पश्चिमी देशों ने वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है? क है, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ख है, राज्य का धर्म से नजदीकी रिश्ता है। ग है, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है। घ है, राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा। अड़ है, राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्ति होगी। इसका सही उत्तर है क, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। क है, विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना की आजादी, जिसमें पहला है आधारभूत महत्व की उपलब्धि। ख है, संविधान सभा में फैसलों का स्वार्थ के आधार पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि के आधार पर लिया जाना चाहिए। इसमें सेकंड है प्रक्रियागत उपलब्धि। ग है, व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना, लैंगिक न्याय की उपेक्षा। इसमें सही उत्तर होगा चौथा, अर्थात उदारवादी व्यक्तित्व। अनुच्छेद 370 और 371 में होगा उदारवादी व्यक्तिवाद। इसका सही उत्तर है धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति ध्यान देना, महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार। तो इसका सही उत्तर है लैंगिक न्याय की उपेक्षा। प्रश्न नंबर 7 है, यह चर्चा एक कक्षा में चल रही थी, विभिन्न तर्कों को पढ़ें और बताएं कि आप इनमें से किस में सहमत हैं और क्यों। जयेश, मैं अब भी मानता हूं कि हमारा संविधान एक उधार का दस्तावेज है। सबा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इसमें भारतीय कहने जैसा कुछ है ही नहीं? क्या मूल्य और विचारों पर हम भारतीय अथवा पश्चिमी जैसा लेबल चिपका सकते हैं? महिलाओं और पुरुषों की समानता का ही मामला लो, इसमें पश्चिमी कहने जैसी क्या है? और अगर ऐसा है भी तो क्या हम इसे महज पश्चिमी होने के कारण खारिज कर सकते हैं? जयेश, मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद क्या हमने उनकी संसदीय शासन की व्यवस्था नहीं अपनाई? नेहा का कथन है, तुम यह भूल जाते हो कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब इस बात का शासन की जो व्यवस्था हम चाहते हैं उसको अपनाने में कोई लेना देना नहीं है, चाहे यह जहां से भी आई हो। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त वाक्यों से प्रस्तुत जयेश व नेहा के मध्य के विचार विमर्श का अध्ययन करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि दोनों ही ठीक है। जयेश का कथन यही है कि हमारा संविधान उधार का दस्तावेज है क्योंकि हमने अनेक बातें विदेशी संविधानों से ली थी। सभा का कथन भी सही है कि भारतीय संविधान में सभी कुछ विदेशी नहीं है, इसमें हमारी प्रथाओं, परंपराओं व इतिहास का भी प्रभाव है। प्रश्न नंबर 8, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधिमूलक नहीं थी? क्या इस कारण हमारा संविधान प्रतिनिधियात्मक नहीं रह जाता है? अपने उत्तर के कारण बताइए। इसका उत्तर है भारतीय संविधान सभा के विषय में कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधिमूलक नहीं थी। यह कथन कुछ सीमा तक उचित है क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। यह सन 1946 के चुनाव पर गठित विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गठित की गई थी। इस चुनाव में वयस्क मताधिकार भी नहीं दिया गया था, उस समय सीमित मताधिकार प्रचलित था। इसमें अनेक लोगों को मनोनीत किया गया था, इसलिए भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधिमूलक नहीं थी। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन से प्रमाण देंगे? यदि आप आज संविधान लिख रहे होते तो क्या इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में किन प्रावधानों की सिफारिश करते? इसका उत्तर है भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लैंगिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। इसी कारण समाज में अनेक रूपों में लैंगिक अन्याय दिखाई देता है। यद्यपि संविधान के मौलिक अधिकार के भाग में अनुच्छेद 14, 15 व 16 में उल्लेख है कि लिंग के आधार पर कानून के समक्ष सार्वजनिक स्थान पर व रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक न्यायोचित विकास की व्यवस्था की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 10 है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक गरीब और विकासशील देश में एक बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकारों की केंद्रीय विशेषता के रूप में दर्ज करने के बजाय राज्य की नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में क्यों रख दिए गए हैं? यह स्पष्ट नहीं है। आप जानते हैं सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक वाले खंड में रखने के क्या कारण रहे होंगे? इसका उत्तर है, आलोचकों का कथन है कि भारत एक गरीब देश है और यहाँ बेरोजगार, बेकार तथा निर्धन लोगों की संख्या अधिक है। इसके साथ ही संविधान बेरोजगारी को दूर करने, आर्थिक विषमता को कम करने और सामाजिक आर्थिक न्याय को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। फिर ऐसे क्या कारण थे कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अधिकारों जैसे कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं रखे गए, बल्कि उन्हें राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में के अध्याय में रखा गया? इसके कुछ कारण थे। संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक प्रकृति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में रखा क्योंकि इससे राज्य पर वित्तीय भार पड़ने की संभावना नहीं थी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत एक गरीब देश था और अंग्रेजों ने जब इसे छोड़ा तो इसकी वित्तीय दशा अच्छी नहीं थी। यदि सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची में रखा जाता तो राज्य द्वारा उन्हें लागू करने में काफी धन व्यय करना पड़ता, जो उसके लिए संभव और व्यवहारिक नहीं था। इन पर होने वाले व्यय से देश की आर्थिक दशा और अधिक खराब हो जाती। सामाजिक आर्थिक विकास की आवश्यकता भी तुरंत थी। विकास कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता थी। यदि आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का रूप दिया जाता तो सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को लागू करना संभव नहीं होता और इससे सामाजिक आर्थिक विकास रुक जाता। इन बातों को देखते हुए महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में रखा गया और आशा की गई कि वित्तीय दशा में सुधार होने के साथ साथ उन्हें भी लागू किया जाता रहेगा। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।